अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। अ हैंगिंग बाय जॉर्ज ऑरवेल को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एक शॉर्ट ऐसे है जो जॉर्ज ऑरवेल ने अगस्त 1931 को पब्लिश करवाया था और ये पब्लिश हुआ था जॉन मिडिल्टन मेरी की एक मैगज़ीन में जिसका नाम एडेल्फाई था और एक ब्रिटिश मैगज़ीन थी। फिर उसके बाद ये दोबारा पब्लिश हुआ था 1964 में एक और मैगज़ीन में जिसका नाम द न्यू सॉवे था। अच्छा दोस्तों, अब ये लिखने की जो रीज़न है वो ये है कि जॉर्ज ऑरवेल जो था वो ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस में रह चुका था 1922 टू 1927 और ये कहाँ पे था? बर्मा में था, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है और बर्मा भी कहा जाता है या कॉलोनियल बर्मा इसको उस टाइम पे कहा जाता था, जो कि अब भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टोरी है वो एक प्रिजनर के बारे में है। प्रिजनर जो है वो एक इंडियन प्रिजनर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नैरेटिव है वो स्टार्ट होता है एक रेनी डे पे, यानी एक ऐसा दिन है कि जिसमें बहुत ज़्यादा बादल हैं और बारिश होने का इम्कान है। ये बर्मा के एक जेल की कहानी है जहाँ पे वार्डन्स का एक ग्रुप अब वो एक प्रिजनर को फांसी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब जिस आदमी को सज़ा मिलने वाली है वो एक हिंदू आदमी है और उसको क्या सज़ा मिली है? उसको ये सज़ा मिली है कि उसको फांसी दी जाए, यानी उसको लटका कर मार दिया जाए। अब क्या है, ये जो ऑरवेल है ये हमें कोई भी डिटेल नहीं बताता उसके क्राइम के बारे में कि उसने किया क्या है, क्योंकि उसकी दो रीज़न है। एक तो ये कि बस जो भी है उसको सज़ा मिलने वाली है तो वो ज़्यादा डिटेल को प्रोवाइड नहीं कर रहा। दूसरी वजह ये कि वो चाहता है कि रीडर जो है वो अब उस एक्ट को देखे कि किस तरह उसको कत्ल किया जाता है, किस तरह उसको हैंग किया जाता है, किस तरह उसको मारा जाता है और ज़्यादा उसके साथ हमदर्दी ना जताए। अब जो वार्डन है वो उस प्रिजनर को लेकर जाते हैं, यानी पहले उसको प्रिजन सेल से निकाला जाता है। अब उस आदमी की थोड़ी सी अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि जो आदमी है वो एक छोटे कद का इंसान है। ठीक है, अब वो बिल्कुल भी हैरान नहीं है, बस नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल खामोश है और वार्डन के बीच में से गुज़र रहा है और उसका ये जो बिहेवियर है ये बहुत दुनियावी किस्म का है, जिससे उसकी ह्यूमैनिटी का और नॉर्मेल्सी का हमें पता चलता है। वो भी इसके बरक्स कि उसको अभी फांसी मिलने वाली है। उसको ये पता है कि मुझे फांसी मिलने वाली है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा शांत मिजाज और अच्छे तरीके से आ रहा है। जैसे ही ये जो ग्रुप है जिसमें वार्डन्स भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं और ये एक कैदी भी है, तो जब ये आगे बढ़ते हैं फंदे की तरफ तो इसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत अजीब सा इंसिडेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक एब्सर्ड इंसिडेंट होता है। अब इंसिडेंट क्या है कि अचानक से एक कुत्ता जो है वो नज़र आता है और अपनी दुम हिलाता हुआ इधर इसकी तरफ आने लगता है या शायद इधर से गुज़र रहा हो। ठीक है, और वो लोगों को, यानी वो जो लोग हैं उनके बीच में से आ रहा है। तो जो कुत्ता है वो इससे बेखबर कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो बड़ा खुशी से और बड़ा केयर फ्री आ रहा है और उसका जो बिहेवियर है वो हमें यहाँ पे जस्टापोजिशन बताता है। वो जस्टापोजिशन की थ्योरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन की ग्रेविटी है वो क्या है और इसका जो बिहेवियर है वो किस तरह है। जॉर्ज ऑरवेल ये ऑब्जर्व करता है कि वो जो कुत्ता है वो अब आ रहा है, तो ये प्रिजनर क्या करता है, थोड़ा सा साइड पे हो जाता है ताकि वो जो कुत्ता है उसका बैलेंस ख़राब ना हो या कुत्ते को कुछ चोट वगैरह ना लगे, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं जब कोई कुत्ता तेज़ी से आता है, जब आप उसके साथ टकराते हैं तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो क्या करता है, अब वो थोड़ा साइड पे हो जाता है, एक तरफ हो जाता है कि कुत्ता वहाँ से चला जाए। अब ये छोटी सी बात, ये छोटा सा एक्शन था, ये जो था ये जॉर्ज ऑरवेल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया और ये जो पावरफुल इंसिडेंट था ये जॉर्ज ऑरवेल के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर बन गया, किस चीज़ का, कि उस आदमी की जो वाइटैलिटी थी और ह्यूमैनिटी थी उसके रिलेटेड। इससे हमें एक ये बात भी पता चलती है कि एक ऐसे आदमी की जान ली जा रही है कि जो अभी तक अपने मौत के नज़र आने के बावजूद, मौत के सामने होने के बावजूद ज़िंदा है और अभी तक उसमें जितनी भी इंसानियत है वो ज़िंदा है। क्योंकि अगर आम तौर पे देखा जाए, एक आदमी है और उसको ये पता चल जाए कि उसको फांसी लगने वाली है तो उसको अपना होश होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन उन वार्डन्स के बीच में से गुजरने के बावजूद, उन ऑफिशियल्स को देखते हुए, उस फंदे को देखते हुए वो आदमी अभी तक होश में है, अपने हवास में अभी तक मौजूद है। तो अब ये जो लोग हैं
या ये जो पोजीशन है, ये जो ग्रुप है, ये पहुंचता है उस फंदे की तरफ, जहां पे बहुत ज़्यादा सर्द मिजाजी से ये लोग काम कर रहे हैं। इसको आप कोल्ड एफिशिएंसी कह सकते हैं कि काम हो रहा है लेकिन बड़ा ही ठंडे मिजाज से हो रहा है। तो जो प्रिजनर है अब वो तेज़ तेज़ बोलना शुरू करता है। अब वो बोलना क्या शुरू करता है, वो अपने गॉड के लिए अब प्रेयर करता है। हिंदू है तो जाहिर सी बात है कुछ हिंदू वाली प्रेयर्स ही कर रहा होगा, और वो अब उसको रिपीट करता है, और उसकी जो आवाज़ है अब वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अब वो वक्त आ पहुंचता है कि जब उसको फांसी दी जानी है। अब क्या किया जाता है, उसके गले के इर्द गिर्द जो फंदा है वो लगा दिया जाता है, और फंदा लगाने के बाद वो जो ट्रैप डोर है, वो जो फंदे के नीचे होता है, उसको लीवर खींच के खोल दिया जाता है। और जब उसको खोल दिया जाता है तो वो जो आदमी है वो मर जाता है और अपने पीछे खामोशी छोड़ देता है। लेकिन क्या होता है, जब एग्जीक्यूशन हो जाती है तो जो ऑफिशियल्स हैं और जो वार्डन्स हैं अब वो वापस से एक साथ हो जाते हैं, हंसते हैं और गप लगाते हैं कि जैसा वो खाते टाइम और पीते टाइम लगाते हैं। अब उनका जो कैजुअल बिहेवियर है वो इसके बरक्स है कि उन्होंने फ़िलहाल या अभी थोड़ी देर पहले कितना उदास करने वाला काम किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक बंदे को उन्होंने फांसी दी थी। और ये रिवील करती है कि अपने डिस्कम्फर्ट और गिल्ट को सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं इस हंसने से, इस मजाक से, ताकि उनको वो बात भूल जाए। ऑरवेल ये नोटिस करता है कि उनको तो वो जो कलेक्टिव रिलीफ है वो मिल गया है, लेकिन ऑरवेल के दिमाग में अब भी वो बात जो है वो चल रही है, और वो इस बात के साथ रह जाता है कि अभी जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस आदमी की जान नहीं जानी चाहिए थी। इसी की वजह से जो ऑरवेल था उसने अपना ये ऐसे अ हैंगिंग ये लिखा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।